पद्म पुरस्कारों के नामों के ऐलान के बाद नया विवाद पैदा हो गया है। पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने वालों में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का भी नाम शामिल है। लेकिन पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण सम्मान लेने से इनकार किया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया, जिस पर नया सियासी बवंडर खड़ा हो सकता है। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा, सही कदम उठाया, वो आजाद रहना चाहते हैं, न कि गुलाम। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जयराम रमेश का ये ट्वीट गुलाम नबी आजाद को लेकर तो नहीं है। हालांकि कांग्रेस नेता शशि थरूर और राज बब्बर ने गुलाम नबी आजाद को पद्म सम्मान मिलने का स्वागत किया है। वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पद्म सम्मान के बारे में बुद्धदेव भट्टाचार्य के परिवार को बताया गया था। हालांकि इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में एक चौंकाने वाला नाम कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का रहा है। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 2014 में बनी मोदी सरकार के दौरान राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद पर वो रह चुके हैं, जो पीएम मोदी की तरफ भी तारीफ भी कर चुके हैं। और ऐसे में जयराम रमेश का बुद्धदेव भट्टाचार्य पर किया गया ट्वीट कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर उन्होंने अपने ट्वीट में आजाद और गुलाम दोनों का जिक्र किया है और उनका इशारा किस ओर था। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद्म भूषण सम्मान लेने से इनकार करने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है, जिस पर सियासी बवंडर खड़ा हो सकता है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि सही कदम उठाया, वो आजाद रहना चाहते हैं, न कि गुलाम। और विक्रांत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रांत, ट्वीट किया गया है जयराम रमेश की ओर से, आखिर इशारा किस ओर है? देखिए, जयराम रमेश ने जिस तरह से ट्वीट किया है उसमें सीधा साफ दिखाई दे रहा है कि गुलाम नबी आजाद को लेकर ही उन्होंने अपना ट्वीट किया है, क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य ने जो अपना पद्म पुरस्कार वापस करने की बात की है उसी को टैग करते हुए उन्होंने अपनी बात लिखी। तो मामला साफ है कि जिस तरीके से लेफ्ट के बड़े नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपना पद्म पुरस्कार वापस किया, जयराम रमेश ने तंज कसते हुए उसी तरफ इशारा किया है। लेकिन इसमें एक बड़ी राजनीति शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले भी ये देखा गया है कि सरकारों ने अपनी विपक्षी विचारधारा के लोगों को पहले भी पद्म पुरस्कार दिए हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो। लेकिन इस तरीके के विवाद नहीं खड़े होते थे, क्योंकि पद्म पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार माने जाते थे। लेकिन जिस तरह से बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपना पुरस्कार वापस किया और उन्होंने कहा कि वो इसे नहीं लेंगे, उसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ। और उसके बाद अब जब जयराम रमेश ने जिस तरीके से ट्वीट किया है तो उसको लेकर के एक बड़ा विवाद शुरू होगा और राजनीतिक विवाद जरूर खड़ा होगा। और इसके बाद कल इस बात की भी चर्चा उड़ गई थी कि जयराम रमेश ने जब ट्वीट किया था उसके बाद इस बात की चर्चा उठ गई थी कि गुलाम नबी आजाद ने भी अपने ट्विटर प्रोफाइल में कुछ बदलाव किया है, वो कांग्रेस से कुछ अलग हो गए हैं। जिसके बाद गुलाम नबी आजाद को ट्विटर पर यह सफाई देनी पड़ी थी कि इस तरीके की गलत बातें उड़ाई जा रही हैं। उनके ट्विटर प्रोफाइल में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, वो जो पहले था वही अभी भी है। तो ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि पद्म पुरस्कार जो देश के सबसे सम्मानित पुरस्कार माने जाते थे, उन पर भी बड़े पैमाने पर राजनीति इस बार हुई है और वो अभी आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। जी विक्रांत। और इससे पहले सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट में लिखा कि बुद्धदेव भट्टाचार्य का कहना है कि मुझे पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इस बारे में किसी ने भी कुछ नहीं कहा है। अगर पद्म भूषण दिया गया है तो मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर बधाई। किसी की सार्वजनिक सेवा के लिए दूसरे पक्ष की सरकार द्वारा भी मान्यता मिलना अच्छा है। और कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी गुलाम नबी आजाद को सम्मान मिलने पर ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि गुलाम नबी आजाद साहब बधाई, आप बड़े भाई की तरह हैं और आपका बेदाग सामाजिक जीवन और गांधीवादी आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता हमेशा एक प्रेरणा रही है। पद्म भूषण राष्ट्र के लिए आपकी 5 दशकों की सेवा को एक आदर्श मान्यता है। सरकार ने कुल 128 नामों का ऐलान किया है जिन्हें पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें 4 पद्म विभूषण हैं, इनमें 3 मरणोपरांत पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला नाम दिवंगत
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का है, दूसरा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का है, तीसरा नाम धार्मिक किताबें प्रकाशित करने वाली कंपनी गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना करने वाले राधेश्याम खेमका का है। 17 लोगों को पद्म भूषण दिए जाएंगे, जिनमें अहम नाम कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद का है। उनके अलावा गृह सचिव रहे राजीव महर्षि को भी पद्म भूषण दिया जाएगा। उद्योग जगत से भी कुछ बड़े नाम इस लिस्ट में हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भी पद्म भूषण दिया जाएगा। इनके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले साइरस पूनावाला भी पद्म भूषण पाने वालों की लिस्ट में है। पश्चिम बंगाल के सीएम रह चुके बुद्धदेव भट्टाचार्य का नाम भी पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में है। 107 लोगों का नाम पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट में है। कुल 128 लोगों की लिस्ट में 34 महिलाएं हैं। फिल्म बधाई 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। यह फिल्म अब 1 हफ्ते की देरी से यानी 11 फरवरी को रिलीज होगी। राहुल गांधी गुरुवार को एक दिन के पंजाब दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में वो पार्टी के सभी प्रत्याशियों के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकेंगे। इसके बाद वो जलंधर में एक वर्चुअल रैली भी करेंगे। पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से अपनी कोरोना जांच करवाने की अपील की। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए, जबकि सानिया मिर्जा और राजीव राम की जोड़ी को मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने लॉज में घुसकर प्रदर्शनकारी छात्रों की जमकर पिटाई कर दी और आरोप है कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल छात्रों की तलाश में उस इलाके की अलग अलग लॉज में छापेमारी शुरू कर दी। एक लॉज में तो कोई पुलिस वाला अपनी राइफल से दरवाजे तोड़ने की कोशिश करने लगा, तो किसी ने दरवाजा खोलने के लिए उस पार लात मारना शुरू कर दिया। वहीं कुछ पुलिस वाले लाठी की मदद से दरवाजे को धकेलते हुए नजर आए। इस दौरान पुलिस वाले लगातार कमरों के अंदर मौजूद छात्रों को बाहर निकलने की चेतावनी भी देते रहे। जब छात्र कमरों से बाहर निकले तो पुलिस वालों ने उन पर लाठियों से पीटना शुरू कर दिया और उन्हें खदेड़ते हुए लॉज से बाहर ले गए। हालांकि ये कार्रवाई सिर्फ लॉज तक ही सीमित नहीं रही। रेलवे स्टेशन पर हुए प्रदर्शन में शामिल छात्रों की तलाश में पुलिस ने दूसरी जगहों पर भी छापे मारे और जैसे ही पुलिस वालों की नजर एक गली में छिपे कुछ छात्रों पर पड़ी तो उन्होंने लाठियां बरसाते हुए उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान एक छात्र पुलिस वालों के हत्थे चढ़ गया, जिस पर वहां मौजूद 2 पुलिस वाले लाठी लेकर टूट पड़े। इसके बाद एक पुलिस वाला बीच बचाव करते हुए उसे वहां से अपने साथ ले गया। इस कार्रवाई के दौरान पकड़े गए कुछ छात्रों को पुलिस वालों ने उठक बैठक भी करवाई। पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर हुए प्रदर्शन की वीडियो की मदद से आने वाले दिनों में भी हंगामे में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही। यूपी के कैराना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन के समर्थकों का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो जाट समुदाय के लोगों को वोट के लिए धमकी देते नजर आए। समाजवादी पार्टी के कैराना के उम्मीदवार नाहिद हसन इस समय मुजफ्फरनगर की जेल में बंद हैं। लेकिन उनके समर्थक उनके लिए चुनाव प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। उनके समर्थकों का लोगों से वोट की अपील करने का एक ऐसा ही वीडियो बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने शेयर किया, जिसमें शामली से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के संयुक्त उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी के सामने नाहिद हसन के समर्थक जाट समुदाय के लोगों को धमकी देते नजर आए। एक समर्थक की बात सुनकर तो ऐसा लगा कि वो प्रसन्न चौधरी को धमका रहा है कि अगर कैराना में जाट समुदाय का वोट नाहिद हसन को नहीं मिला तो वो शामली में भी ऐसा नहीं होने देगा और वहाँ प्रसन्न चौधरी को जाट समुदाय का वोट नहीं मिलने देगा। एक बात सुनो जी, अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मियाट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया। चुनाव आयोग के साफ साफ निर्देश हैं कि जाति के आधार पर कोई वोट की अपील नहीं की जाएगी, लेकिन पश्चिमी यूपी की हॉट सीट कहे जाने वाले कैराना में नाहिद हसन के समर्थकों पर ऐसा ही करने का आरोप लगा, क्योंकि उन्हें खबर मिली कि जाट समुदाय के वोटर उनके पक्ष में नहीं है। कैराना में जाट समुदाय के वोटरों की आबादी करीब 24,000 है। मतलब यह कि जाट वोटर चुनाव में हार जीत तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसी वजह से नाहिद हसन के समर्थकों ने धमकी दी कि अगर कैराना में जाट वोटरों ने दगा दिया तो शामली में भी वही होगा, क्योंकि वहां करीब 90,000 जाट समुदाय के वोटर हैं।
माना जा रहा है कि इस बार पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर सियासी लड़ाई जाट समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच है, जिससे समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को नुकसान हो सकता है। कहा जा रहा है कि कैराना में भी ये नाराजगी है, क्योंकि खबर है कि जाट समुदाय के वोटरों का एक हिस्सा जेल में बंद नाहिद हसन को वोट करने के पक्ष में नहीं है। प्रमोद महाजन पर किए गए शिवसेना नेता संजय राउत के एक आपत्तिजनक ट्वीट पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल मच गया। संजय राउत ने बाला साहिब ठाकरे और प्रमोद महाजन का एक कार्टून शेयर करते हुए ट्वीट किया, जिसमें बाला साहब ठाकरे एक कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए और उनके सामने ही प्रमोद महाजन खड़े नजर आए। कार्टून में बाला साहब ठाकरे वहां पड़े एक छोटे स्टूल की तरफ इशारा करते हुए प्रमोद महाजन को बैठने के लिए कहते दिखे। संजय राउत के इसी ट्वीट पर प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन भड़क गईं और उन्होंने इसे रीट्वीट करते हुए पलटवार किया और उन्हें नसीहत दे डाली। विवाद बढ़ने पर संजय राउत ने सफाई दी और दावा किया कि उनके ट्वीट का प्रमोद महाजन से कुछ लेना देना नहीं। व्यक्तिगत तौर पर प्रमोद महाजन को टिप्पणी नहीं किया है। प्रमोद महाजन उससे बीजेपी के नेता थे। बाला साहब मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन संजय राउत की सफाई के बाद भी बीजेपी ने आपत्तिजनक ट्वीट पर शिवसेना को घेरना जारी रखा। ओछी राजनीति की भी एक सीमा होती है, उसकी भी एक मर्यादा होती है। संजय राउत ने इस कार्टून को तब शेयर किया जब देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान में यह दावा किया कि बीजेपी का साथ छोड़कर शिवसेना पहले दूसरे नंबर से चौथे नंबर पर पहुंच गई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। लेकिन इस लिस्ट के सामने आते ही राज्य के कुछ हिस्सों में टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिनमें बागेश्वर से बालकृष्ण भी शामिल हैं, जो टिकट नहीं मिलने से इतना दुखी हुए कि वो मीडिया के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। और फिर उन्होंने इसके लिए पूर्व सीएम हरीश रावत को जिम्मेदार ठहरा दिया। हरीश रावत जी ने मेरे पर बिल्कुल भी दया नहीं की। उधर रुद्रप्रयाग में भी कमोबेश ऐसी ही नाराजगी देखने को मिली। वहां पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी को टिकट नहीं मिलने से खफा उनके समर्थकों ने अपने नेता को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। हम लोगों ने डिसाइड किया है, हम निर्दलीय के रूप में मातबर सिंह कंडारी जी को चुनाव लड़ाएंगे और जिता करके उत्तराखंड की विधानसभा में भेजेंगे। इसके अलावा भीमताल सीट पर स्वतंत्रता सेनानी डूंगर सिंह की बहू पूनम बिष्ट ने अपने पति गोपाल बिष्ट को टिकट नहीं मिलने पर खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जबकि पौड़ी सीट पर नवल किशोर को कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जाने से गुस्साए कांग्रेस नेता तामेश्वर आर्य ने पार्टी छोड़ दी और वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अमेरिका ने रूस से जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। उसने अपने लगभग 8,500 सैनिक अलर्ट पर रखे हैं ताकि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करे तो अमेरिका अपने जवानों को मैदान में उतार सके। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन जैसे देशों से 80 मिनट तक वीडियो कॉल पर बात भी की। नाटो ने भी अपनी सेना स्टैंड बाय पर रखी है और उसके कुछ सदस्य देश तो रूस के बिल्कुल पड़ोस में अपने लड़ाकू विमान और जंगी जहाज भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक तो अमेरिका ने रूस के यूक्रेन पर हमला करने का डर जताया था। इस डर में यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली कराना उसने शुरू कर दिया था। लेकिन अब तो उसने रूस से जंग की तैयारी ही शुरू कर दी और अकेला अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे उसके साथी भी मानकर चल रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला करने वाला है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई होगी। और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो साफ चेतावनी दी कि लड़ाई दर्दनाक और खूनी हो सकती है। इसी वजह से अमेरिका ने अपने करीब 8,500 सैनिक हाई अलर्ट पर रखे हैं ताकि जैसे ही रूस यूक्रेन पर हमला करे, अमेरिका तुरंत अपने जवानों को पूर्वी यूरोप यानी रूस के ठीक बगल में लड़ने उतार दे। वहीं अमेरिका और फ्रांस जैसे 30 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन नेटो ने भी अपनी बाजुएं चढ़ा ली हैं। अगर रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला तो नेटो अपने रिस्पांस फोर्स एक्टिवेट कर सकता है। अपनी नेटो की रिस्पांस फोर्स उसके सदस्य देशों के 40,000 सैनिकों की ऐसी दमदार फौज है जो जल, थल और वायु तीनों सेनाओं को मिलाकर बनी है। जरूरत पड़ने पर नेटो अपनी ये फौज तुरंत कहीं भी तैनात कर सकता है। हालांकि ये स्ट्रैटेजी तो तब के लिए है जब रूस की सेना यूक्रेन में घुसेगी, लेकिन नेटो ने अभी से ही अपनी फौज स्टैंड बाय पर रख दी है। वहीं डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस और द नेदरलैंड्स जैसे नेटो सदस्यों ने तो पूर्वी यूरोप यानी रूस के बिल्कुल पड़ोस में और भी फाइटर जेट और जंगी जहाज भेजने शुरू कर दिए हैं। युद्ध होने की सूरत में रूस को किसी तरह घेरा जाएगा, उस रणनीति को बनाने के लिए भी अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, यूरोपियन यूनियन और नेटो के चीफ के साथ 80 मिनट तक वीडियो कॉल पर बात की। मीटिंग में सबने यह माना कि रूस के तल्ख तेवरों से निपटने के लिए बाकी देशों का साथ आना
बेहद जरूरी है। इसके बाद सभी देशों ने यह फैसला किया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर बिना देर किए इतने सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे जैसे आज तक नहीं लगाए गए। मतलब अमेरिका और उसके साथियों को पानी अब सिर से ऊपर जाता दिख रहा है। वो रूस के तेवरों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे। अमेरिका के पास जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो साफ इशारा कर रहा है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा जमाने की प्लानिंग कर रहा है और वहां की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय भी दावा कर चुका है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा जमाकर वहां अपने आदमी को सरकार में बैठाना चाहता है। अमेरिका और बाकी देशों का डर यूं ही नहीं है, उसके पीछे ठोस वजह है। रूस पिछले कुछ महीनों से पड़ोसी यूक्रेन के बॉर्डर पर अपने 1 लाख सैनिक तैनात किए हुए। बॉर्डर पर इतने सैनिक लाकर खड़े करने के पीछे अमेरिका को एक ही वजह लगती है कि रूस यूक्रेन की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा है। इसी वजह से अमेरिका बीते 1 हफ्ते में यूक्रेन को लगभग 90 टन की हथियारों की खेप भेज चुका है ताकि अगर रूस उस पर हमला करे तो यूक्रेन उसका जवाब दे सके। और फिर रूस का यूक्रेन पर हमले का इतिहास भी रहा है, बहुत ही ताजा इतिहास। 2014 में रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था और आज वहां रूस की सेना तैनात है। लड़ाई जब छिड़ेगी तब छिड़ेगी और भले ही उसमें रूस यूक्रेन और यूक्रेन के साथ अमेरिका लड़े, लेकिन इसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। इसका ट्रेलर दिखना भी शुरू हो गया। इस जंग की आशंका में एक दिन पहले पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मच गई। दुनिया भर के शेयर बाजार डोलने लगे। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। महज एक दिन में भारतीय शेयर बाजार में लोगों के लगभग 9,15,000 करोड़ डूब गए थे। यूरोप के शेयर बाजार में भी 3.8% की गिरावट आई। 18 से भी ज्यादा महीनों में ऐसा पहली बार हुआ जब यूरोप की शेयर मार्केट में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वहीं ब्रिटेन की स्टॉक मार्केट को तो 5,300 करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,35,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। जर्मनी और फ्रांस के स्टॉक एक्सचेंज में भी लगभग 4% वहां पर गिरावट आई। और जिस रूस की वजह से यह सारा बखेड़ा शुरू हुआ उसके शेयर बाजार को भी चपत लगी, वो 7% गिर गया। अभी तो युद्ध ये छिड़ा भी नहीं है और दुनिया को जंग के साइड इफेक्ट पहले ही दिखने लग गए हैं। हालांकि दुनिया के शेयर बाजारों के गिरने की वजह और भी हैं, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच जंग की आहट इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच मसला क्या चल रहा है। हजारों मील दूर बैठे अमेरिका को उनके विवाद से क्या दिक्कत हो रही है? तो मसला है रूस के पड़ोस में नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती पैठ से। नेटो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 30 देशों का मिलिट्री अलायंस है, जिसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आज से 72 साल पहले 1949 में बनाया गया था ताकि सोवियत संघ से निपटा जा सके। इसी वजह से रूस नेटो को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, मगर उसका पड़ोसी यूक्रेन वो नेटो का सदस्य बनना चाहता है ताकि उसे अमेरिका का साथ मिल जाए और रूस अपनी हद में रहे, क्योंकि क्राइमिया पर कब्जे के बाद से ही उसकी रूस से ठनी हुई है। लेकिन अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के दूसरे सदस्य देशों की सेनाओं को यूक्रेन में तैनात होने का मौका मिल जाएगा। और रूस पहले ही अपने पड़ोस में नेटो के सदस्य देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड और लिथुआनिया नेटो में शामिल है। ऐसे में अगर यूक्रेन भी नेटो से जुड़ गया तो अमेरिका की सेना रूस के पड़ोस तक आ जाएगी। रूस के लिए यह खतरा बहुत बड़ा है। और फिर बात सिर्फ पड़ोस की ही नहीं है। यूक्रेन 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए उसके और रूस के समाज और संस्कृति की जड़ें एक ही हैं। यूक्रेन में रूसी भाषा भी बोली जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो पिछले साल यह तक कह दिया था कि रूस के लोग और यूक्रेन के लोग एक ही देश हैं। मतलब रूस के लिए यूक्रेन एक पड़ोसी से कहीं बढ़कर है। इसी वजह से वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनकर अमेरिका के पाले में नहीं जाने देना चाहता। लेकिन बिल्कुल इन्हीं वजहों से अमेरिका यूक्रेन को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है। यूक्रेन के रूस का पड़ोसी होने और उसके समाज के रूस से इतने जुड़ा होने की वजह से अमेरिका यूक्रेन को अपने साथ लाकर रूस को उसके इलाके में ही घेरने में जुटा है। आज देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर अब से कुछ देर बाद राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड होगी। इसकी शुरुआत सुबह 10:05 पर होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद करीब 10:15 पर वो राजपथ पहुंचेंगे, जिसके बाद 10:18 पर उपराष्ट्रपति के राजपथ पहुंचने का कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना की वजह से शायद वो कार्यक्रम में ना पहुंचे। 10:23 पर राष्ट्रपति का काफिला राजपथ पर पहुंच
पहुंचेगा, जिसके बाद ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होगा। इसके बाद राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान करेंगे। उनकी पत्नी रीता रानी इस सम्मान को लेंगी। करीब 10:30 बजे वायुसेना के हेलीकॉप्टर आसमान में पहुंचेंगे और फूल बरसाकर परेड की शुरुआत करेंगे। इस साल परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। हर साल 10 बजे शुरू होती थी, लेकिन मौसम को देखते हुए परेड को आधा घंटा लेट कर दिया गया है। राजपथ पर सबसे पहले देश के परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेता खुली जिप्सी से पहुंचेंगे और राष्ट्रपति को सलामी देंगे। इसके बाद सेना की 61 कैवलरी के घुड़सवारों का दस्ता पहुंचेगा। दिल्ली पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया और देश की राजधानी से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिनके पास से हथियारों का बड़ा जखीरा पुलिस ने बरामद किया है। और बताया जा रहा है कि अवैध हथियारों की ये खेप मध्य प्रदेश के बड़वानी से दिल्ली लाई गई थी, जिनमें 25 अत्याधुनिक पिस्तौल भी शामिल हैं। बताया गया कि एक आरोपी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखता है तो दूसरा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला है। मध्य प्रदेश का जो आरोपी पकड़ा गया, उससे पूछताछ में पुलिस को पता चला कि उसे विदेश से फंडिंग मिलती थी और वो कनाडा, मलेशिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से अब तक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मंगवा चुका है। जबकि दूसरा आरोपी करीब 15 सालों से हथियारों की खरीद फरोख्त से जुड़ा है, जो मध्य प्रदेश से एक पिस्तौल को 12 से 15 हजार में खरीदकर उसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 30,000 रुपए तक में बेच दिया करता था। यूपी चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही बीजेपी हमलावर हो गई। समाजवादी पार्टी ने एक दिन पहले ही 159 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था और इन्हीं उम्मीदवारों में शामिल कई नामों पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट में अपराधियों और गुंडों की भरमार है। पलायन कराने वालों का, भ्रष्टाचार करने वालों का, व्यभिचार करने वालों का एक गिरोह है और समाजवादी पार्टी उस गिरोह की सरगना हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी के आरोपों का जवाब देने में देर नहीं लगाई और दावा किया कि उनकी लिस्ट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। सरकार के पास कोई बात गिनाने को नहीं है, कोई काम गिनाने को नहीं है, तो हमारी लिस्ट पर सवाल खड़ा कर रही है। लेकिन बीजेपी ने एक एक करके कई उम्मीदवारों के नाम गिना दिए जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और समाजवादी पार्टी के इन्हीं नामों में सबसे बड़ा चेहरा है आजम खान का, जिनके ऊपर कई केस दर्ज हैं और वो इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें रामपुर सीट से टिकट दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी निशाना साधा, जो कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आए और समाजवादी पार्टी ने उन्हें स्वार सीट से टिकट दे दिया। कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाए जाने पर भी बीजेपी ने हमला बोला। नाहिद हसन फिलहाल गैंगस्टर एक्ट में जेल में बंद है। इसके अलावा रफीक अंसारी, असलम चौधरी, हाजी यूनुस समेत कई और नामों पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने एक महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। उन्नाव की रहने वाली इस महिला का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के एक पूर्व नेता के बेटे ने उसकी बेटी को कई दिनों से बंधक बनाकर रखा है, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और जब इससे परेशान होकर उस महिला ने आत्मदाह की कोशिश की तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके साथ पुलिस ने उसके पति को भी अपनी गाड़ी में बैठाया और थाने ले गई। बताया गया कि यह घटना एक दिन पहले उस वक्त घटी जब अखिलेश यादव लखनऊ में अपनी पार्टी के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे। तभी उस महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और खुदकुशी की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद उन्नाव पुलिस भी एक्शन में आ गई और उसने आरोपी पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अपहृता की सकुशल बरामदगी हेतु 2 टीमें लगाई गई हैं। बताया गया कि उन्नाव में उस महिला की बेटी का अपहरण पिछले साल 8 दिसंबर को हुआ था। पाकिस्तान के लाहौर में एक पत्रकार की हत्या पर भड़के लोगों ने खूब हंगामा किया। बताया गया कि मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने लाहौर प्रेस क्लब के नजदीक पत्रकार हसनैन शाह पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। और इस वारदात के खिलाफ कई पत्रकार लाहौर की सड़कों पर अपना विरोध जताने के लिए उतर आए। उन्होंने इमरान सरकार की कानून व्यवस्था को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और खूब नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर रैलियां निकाली तो उनमें कुछ धरने पर भी बैठ गए। वहीं दुख की इस घड़ी में पत्रकार हसनैन शाह के परिवार ने इमरान खान की सरकार पर अपना गुस्सा उतारा। हुकूमती खान से कोई अपील नहीं, हम अपने सहाफी भाइयों को कहते हैं हमें इंसाफ लेके। इस हत्याकांड के बाद लाहौर की पुलिस मामले की जांच में जुट गई। चुनाव में मुफ्त की योजनाओं के वादों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अदालत ने चुनाव में मुफ्त की योजनाओं के वादे पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों में जवाब मांगा कि क्या ये चुनावी वादे भ्रष्टाचार के दायरे में आएंगे या नहीं।
ये मुद्दा बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर उठाया था। साथ ही उन्होंने ये दलील दी थी कि मुफ्त चीजों और योजनाओं का बोझ टैक्स भरने वाले आम लोगों पर ही पड़ता है। ऐसे में मुफ्त की योजनाओं का ऐलान करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द होनी चाहिए और उनका चुनाव चिन्ह भी जब्त होना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से उनकी राय मांगी है। मुंबई और दिल्ली में ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी का असर मुंबई में भी देखने को मिला। वहां पिछले 2 दिन में तापमान में 7 से 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। अचानक बढ़ी इस ठंड ने मुंबई के लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि सुबह सुबह जो लोग हैं वो आग जलाकर इसी तरह से मुंबई में जो है ठंड से बचने की कोशिश है। मुंबई के अलग अलग इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। कोलाबा में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं सांता क्रूज में तो ये 13 डिग्री तक जा पहुंचा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक हालात ऐसे ही रहेंगे और फिर धीरे धीरे मौसम सामान्य हो जाएगा। नो अलर्ट चेंज हमने दिया है। नो अलर्ट चेंज का मतलब होता है ±2 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। राजधानी का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा और बीते कुछ दिनों की ही तरह लोगों को सूरज के दर्शन भी नहीं हो सके। गर्म कपड़ों के सहारे ही लोगों ने अपना गुजारा किया। हम लोग आप देखेंगे कि लेयर्ड है, यानी कि स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी, जो कुछ मिला उससे खुद को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठंडी हवाओं ने दिल्ली वालों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। अलाव पे बैठे हैं, इस बार बहुत ठंड है आपका। वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन तक लोगों को इस ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। 2 दिन कोल्ड डे रहेगा, उसके बाद कोल्ड वेव जो रात का तापमान में फॉल होना शुरू होगा। क्रिकेटर शेफाली वर्मा आईसीसी की T20 में नंबर 1 बल्लेबाज बन गईं। उन्हें ताजा रैंकिंग में 1 स्थान का फायदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों और करीब 400 कर्मचारियों की पिछले दिनों कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुख्य न्यायाधीश NV रामना ने एक सुनवाई के दौरान ये जानकारी दी। मुख्य न्यायाधीश से एक याचिकाकर्ता ने यह शिकायत की थी कि उनकी अर्जी पर पिछले कई दिनों से सुनवाई नहीं हुई। इसी पर NV रामना ने यह भी टिप्पणी की कि सेहत खराब होने के बावजूद अदालत में काम हो रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में एक उम्मीदवार पीपी किट पहनकर विधानसभा चुनाव के लिए पर्चा भरने पहुंचा। संयुक्त विकास पार्टी नाम के संगठन से उम्मीदवार वैद्यराज किशन शाहजहांपुर सदर सीट से लगातार 8 बार विधायक रह चुके बीजेपी उम्मीदवार सुरेश खन्ना के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, जिसके लिए वैद्यराज किशन पीपी किट पहनकर नामांकन करवाने कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान वो एक हाथ में बुखार मापने वाली छोटी मशीन जबकि दूसरे हाथ में सैनिटाइजर की शीशी पकड़े रहे। यही नहीं, उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को बुखार मापने वाली छोटी मशीन की मदद से चेक भी किया और उनके हाथ भी सैनिटाइज किए। नामांकन के बाद उन्होंने पीपी किट पहनकर नामांकन के लिए पहुंचने की वजह भी बताई। हमें भी बचाना है और आप लोगों को भी बचाना इस वायरस से है और जनता को भी। पीपी किट पहनकर पर्चा दाखिल करने पहुंचे वैद्यराज किशन ने गोरखपुर सदर सीट से भी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही। यूपी के संभल जिले की असमोली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह के विरोध का एक वीडियो वायरल हो गया। यह विरोध विपक्ष के समर्थकों की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान किया गया, जिसके वायरल वीडियो में विपक्ष के समर्थक बीजेपी उम्मीदवार हरेंद्र सिंह को घेरे नजर आए। विरोध करने वाले ये लोग समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के समर्थन में नारे लगाते भी दिखे। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर उन पर नहीं हुआ। हम भैया आपके गांव में आए हैं अतिथि के तौर पर। देखते ही देखते दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। इसी बीच वीडियो में नजर आ रहे भारतीय किसान यूनियन के भी कुछ समर्थकों ने दिल्ली में किसान आंदोलन के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई की याद बीजेपी उम्मीदवार को दिलाई। सरकार ने हमारे ऊपर पानी डलवाया, गोलियां चलवाई, कीले गड़वा दें। बहस का ये दौर वहां काफी देर तक चला, जिसका विपक्ष के कुछ समर्थकों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। और उड़ने वाली कार बाजार में लॉन्च होने के और करीब पहुंच गई, क्योंकि यूरोप के देश स्लोवाकिया की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से इस एयर कार को हवा में उड़ने लायक होने का सर्टिफिकेट मिल गया है, जिसने एक बार फिर कामयाब उड़ान भरकर अपनी काबिलियत को साबित कर दिया। वहां से आई तस्वीरों में ये कार आसमान में उड़ती हुई नजर आई। कार को उड़ता देख ऐसा लगा जैसे कोई छोटा विमान उड़ान भर रहा हो। इससे पहले भी इस कार का वहां कई बार परीक्षण किया गया और आखिरकार करीब 70 घंटों से ज्यादा की उड़ान के दौरान 200 बार सफल टेक ऑफ और लैंडिंग के बाद इस कार को वहां की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ओर से उड़ान लायक होने का सर्टिफिकेट मिल गया। This certificate, which has been achieved after 70 plus flight hours and 200 takeoffs and landings. इस कार में ताकतवर इंजन के साथ एक प्रोपेलर और 2 पंख भी जुड़े हैं।
ये पंख जरूरत के मुताबिक खोले या बंद किए जा सकते हैं। इन्हीं पंखों की मदद से ये कार आसमान में उड़ान भरती है। इसके अलावा इसे किसी आम कार की तरह सड़क पर भी चलाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में गानों के जरिए भी सियासी दलों के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हाल ही में बीजेपी सांसद रवि किशन ने योगी सरकार की तारीफ में एक गाना सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया था, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने भी एक गाना सोशल मीडिया पर शेयर किया जो उसी गाने की तर्ज पर है। यूपी में जुर्म धुआंधार बा, जनता लाचार बा, महंगाई के मार बा, झूठ के अंबार बा। गानों की इस सियासी लड़ाई में कांग्रेस नेता रागिनी नायक भी कूद पड़ी। उन्होंने रवि किशन के गाने की लय पर ही एक गाना गाकर योगी सरकार पर निशाना साधा। डबल इंजन की गुहार बा, 2 करोड़ बेरोजगार बा और महंगाई की मार बा। इससे पहले रवि किशन ने इसी महीने की 15 तारीख को सोशल मीडिया के जरिए अपना गाना शेयर किया था। यूपी में सब्बा देखबो न रहल अब्बा। यूपी विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी में ये तीनों वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। यूपी के लिए बीजेपी जल्द ही एक और लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में बीजेपी ने सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह को टिकट दिया है, जो अभी इसी सीट से विधायक हैं। सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को टिकट दिए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि बीजेपी स्वाति सिंह को किसी और सीट से चुनाव लड़ा सकती है। इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम, जबकि नंदगोपाल नंदी को इलाहाबाद दक्षिण से टिकट दिए जाने की खबर है। इलाहाबाद उत्तर से हर्षवर्धन वाजपेयी का नाम भी लिस्ट में हो सकता है। यही नहीं, अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी को नौतनवा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की खबर है, जो बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी से मैदान में उतर सकते हैं। पिछले चुनाव में अमन मणि त्रिपाठी निर्दलीय जीते थे। इसके अलावा लखनऊ की बख्शी का तालाब सीट से ब्रजेश पाठक को टिकट दिए जाने की खबर है, जबकि बैरिया सीट से सुरेंद्र सिंह को टिकट दिए जाने की खबर है, जो पिछली बार इसी सीट से जीते थे। पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवारों की रेस में चौथे चेहरे की एंट्री हो गई और यह चेहरा है सांसद और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा का। इससे पहले इस रेस में केवल चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ का नाम चल रहा था। लेकिन पंजाब कांग्रेस की ओर से एक नया वीडियो जारी होने के बाद सीएम पद की दौड़ में सांसद प्रताप सिंह बाजवा की भी एंट्री होती नजर आई। इस वीडियो में कांग्रेस नेताओं को हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स के किरदारों में बदल दिया गया। सबसे पहले चरणजीत चन्नी और सुनील जाखड़ दिखे और उनके बाद एंट्री हुई नवजोत सिंह सिद्धू और प्रताप सिंह बाजवा की। इस वीडियो में राहुल गांधी भी दिखे, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा का चेहरा दिखने पर सियासी समीकरण बदलने के संकेत मिले, क्योंकि पहले से कांग्रेस में सीएम पद पर खींचतान की खबर है। सिद्धू और चन्नी के बीच तो इस मुद्दे पर मनमुटाव की खबरें कई बार उड़ी और अब कांग्रेस के इस नए वीडियो ने सीएम उम्मीदवारों में एक और नाम जोड़ने का इशारा कर दिया, क्योंकि वीडियो में प्रताप बाजवा पहली बार किसी बड़ी भूमिका में नजर आए और संकेत मिले कि पंजाब कांग्रेस में सीएम उम्मीदवार बनने की लड़ाई चौतरफा है, जिसमें 3 नामों के बाद प्रताप सिंह बाजवा का नाम जोड़ने की भी खबर है। प्रताप सिंह बाजवा के विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सांसद और मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा इस बार गुरदासपुर की कादियान विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। उनका दावा है कि आला कमान से उन्हें इसकी हरी झंडी भी मिल चुकी है। यही नहीं, कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि चुनाव जीतने के बाद सीएम कौन बनेगा, इस बारे में अंतिम फैसला आला कमान करेगी। इससे पहले कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया था कि पंजाब विधानसभा चुनाव पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लड़ेगी, लेकिन इस बीच राहुल गांधी के करीबी निखिल अल्वा ने ट्विटर पर एक पोल कराया और 4 विकल्प देकर पूछा है कि पंजाब में सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए। इस पोल में जो विकल्प दिए गए थे उनमें चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिद्धू के अलावा सुनील कुमार जाखड़ का नाम शामिल था, लेकिन बाजवा का नाम नहीं था। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी 2 फरवरी को अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। खबर है कि इस घोषणा पत्र को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में जारी किया जाएगा। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है, तो 2 फरवरी को बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। क्या क्या घोषणाएं इस बार बीजेपी की ओर से होती हैं, देखना दिलचस्प होगा। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस घोषणा पत्र को जारी कर सकते हैं। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।